जय हिंद। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 5 इंडिगो, जिसके ऑथर है लुई फिशर। तो आइए जानते हैं अबाउट द ऑथर। लुई फिशर का जन्म लियाडेल्फिया में हुआ था। उन्होंने 1918 व 1920 में ब्रिटिश सेना में स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। फिशर ने एक पत्रकार के रूप में अपना व्यवसाय शुरू किया और न्यूयॉर्क टाइम्स, द सेटरडे रिव्यू और यूरोपियन व एशियन पब्लिकेशन के लिए लिखा करते थे। वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी के सदस्य भी थे। निम्न अंश उनकी किताब द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है। इस पुस्तक की टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट ने गांधी पर लिखी सर्वोत्तम पुस्तक के रूप में समीक्षा की है। मीन्स गांधी जी पर जितनी भी किताबें लिखी गई है उनमें से सबसे अच्छी किताब इसी किताब को कहा गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिस किताब का नाम था। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जब मैंने पहली बार गांधी से 1942 में मध्य भारत में सेवाग्राम में स्थित उनके आश्रम में मुलाकात की, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह किस प्रकार हुआ कि मैंने अंग्रेजों को यहां से चले जाने का अनुरोध किया। यह सन 1917 की बात थी। वह दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए थे। मीन्स यहाँ पर लुई फिशर महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में गए थे। आगे बताते हैं लुई फिशर, वहां 2301 विदेशी मेहमान और कई आगंतुक थे। कार्यवाही के दौरान एक कृषक मेरे पास आया, मिस महात्मा गांधी के पास आया। वो भारत के अन्य कृषकों की भांति था, गरीब और छीन काय, और कहा, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, मैं चंपारण से हूं और चाहता हूं कि आप मेरे जिले में आए। गांधी ने कभी उस स्थान का नाम नहीं सुना था। वह ऊंचे हिमालयों की निचली पहाड़ियों में नेपाल राज्य के पास था। एक प्राचीन समझौते के तहत चंपारण के कृषक बटाईदार थे। राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे। वे अशिक्षित थे पर दृढ़ निश्चयी थे। वे कांग्रेस सम्मेलन में बिहार में जमींदारों के अन्याय के बारे में शिकायत करने आए थे और किसी ने शायद उन्हें कहा था, गांधी से बात करो। गांधी ने शुक्ला को कहा, मेरी कानपुर में एक पूर्व नियोजित भेंट है और मुझे भारत के अन्य भागों में जाने का वचन है। शुक्ला उनके साथ हर जगह गया। फिर गांधी अपने अहमदाबाद के निकट आश्रम में लौटे। शुक्ला उनके पीछे आश्रम में गए। कई हफ्तों तक उन्होंने गांधी का अनुसरण किया, मीन्स पीछा किया। एक तिथि निश्चित कीजिए, उसने प्रार्थना की। बटाईदार के तप व दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर गांधी ने कहा, मुझे अमुक तिथि पर कलकत्ता जाना है, वहां आओ और मुझे वहां से ले चलो। महीनों बीत गए। कलकत्ता में शुक्ला नियत स्थान पर अपनी जांघों पर बैठा रहा जब तक कि गांधी नहीं आए। उसने इंतजार किया जब तक कि गांधी अपने कामों से मुक्त नहीं हुए। फिर दोनों एक ट्रेन पर सवार होकर बिहार में पटना शहर पहुंचे। वहां शुक्ला उन्हें एक वकील के घर ले गया जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष व भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे, किंतु उनके नौकर शुक्ला को एक छोटे जमींदार के रूप में जानते थे, जो उनके मालिक को नील के साझेदारों की मदद करने के लिए तंग करता रहता था। इसलिए उन्होंने उसे उसके साथी गांधी, जिन्होंने एक अन्य किसान समझा, के साथ मैदान पर रहने दिया। परंतु गांधी जी के कुएं से पानी खींचने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि यदि उनकी बाल्टी से पानी गिरा तो सारा स्रोत भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें यह कैसे मालूम होगा कि वे एक अस्पृश्य नहीं है। गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय किया, जो कि चंपारण के रास्ते था, ताकि वे अधिक पूर्ण रूप से स्थिति के बारे में जो शुक्ला प्रदान कर सकता था उससे ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। तदनुसार उन्होंने प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिनसे वे टैगोर में शांति निकेतन विद्यालय में मिले थे, को एक टेलीग्राम भेजा। ट्रेन मुजफ्फरपुर
मुजफ्फरपुर में आधी रात को 15 अप्रैल 1917 को पहुंची। कृपलानी उनको लेने के लिए स्टेशन पर अपने बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ मौजूद थे। गांधी वहां 2 दिन प्रोफेसर मलकानी के घर ठहरे, जो कि एक शासकीय विद्यालय में थे। उन दिनों के लिए यह असाधारण बात थी। गांधी ने टिप्पणी की, एक शासकीय प्रोफेसर का मेरे सरीखे आदमी को अपने घर ठहराना। छोटे शहरों में स्थानीय निवासी होम रूल के समर्थक लोगों से सहानुभूति दिखाने से डरते थे। मिस गांधी जी ने उनकी प्रशंसा की, ऐसे लोगों में से किसी एक व्यक्ति को शरण देने की जो होम रूल मतलब स्वराज्य का समर्थन करता हो। गांधी के साहस और उनके मिशन की प्रकृति के समाचार तेजी से मुजफ्फरपुर व चंपारण में फैले। चंपारण से बटाईदार पैदल चलकर व अन्य साधनों से उनके चैंपियन को देखने के लिए उमड़ पड़े, मीन्स उनके कार्यशैली को देखने के लिए उमड़ पड़े। मुजफ्फरपुर के वकील उनसे मिलने आए और उन्हें स्थिति से अवगत कराया। वे प्रायः कृषकों के समूह का कोर्ट में प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने उनके प्रकरणों के बारे में बताया और उनकी फीस के आकार प्रकार के बारे में बताया। गांधी ने वकीलों को बटाईदारों से बड़ी फीस लेने पर डांटा। उन्होंने कहा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कानूनी न्यायालयों से में जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाने से बहुत कम भला होता है। जहां किसान इतने कुचले जाते हैं और भयभीत होते हैं कि न्यायालय व्यर्थ हो जाता है। उनकी वास्तविक मदद उन्हें भयमुक्त करना है। चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि अंग्रेजों द्वारा बड़ी जायदादों में विभाजित उनकी मलकियत थी और उनमें भारतीय किराएदार के रूप में काम करते थे। मीन्स यहाँ पर एक बटाईदार शब्द भी आया है, उसका मतलब यही है उस सभी जमीन के मालिक अंग्रेज हुआ करते थे और जो किसान थे वो केवल काम करने के लिए हुआ करते थे। काम करके उन्हें अपनी फसल का हिस्सा अंग्रेजों को देना होता था। आगे देखते हैं, मुख्य व्यापारिक फसल थी नील। अब उस जगह की मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। जमींदार लोग सभी नील मिस इंडिगो जिस नील के ऊपर यहाँ पर चैप्टर का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं, जमींदार लोग सभी किराएदारों को 3/20 भाग या 15% भूमि में नील उगाने को मजबूर किया करते थे और नील की फसल को पूरी तरह से किराए के रूप में समर्पित करने के लिए बाध्य थे। वह एक लंबी अवधि से ठेके के रूप में किया जाता था। मीन्स 15% जमीन पर नील उगाओ और एक किराए के रूप में अंग्रेजों को दे दो। ठीक है। इस समय जमींदारों को मालूम हुआ कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर ली है। उन्होंने इस पर बटाईदारों के समझौते प्राप्त कर लिए कि उनके 15% के समझौते पर क्षतिपूर्ति का वादा था। साझे का समझौता कृषकों के लिए नागवार था और कई ने उस पर स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। मीन्स जब अंग्रेजों ने ये जो 15% वाला जो करार था कि 15% जगह पर नील उगाइए और हमको दीजिए, उसको यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर अंग्रेजों ने कैंसिल करने का प्रस्ताव रखा। तो कई सारे किसानों ने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए हामी भर दी। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया। जिन्होंने इसका विरोध किया उन्होंने वकील कर लिए और जमींदारों ने किराए के ठग कर लिए। इसी बीच कृत्रिम नील की जानकारी अशिक्षित किसानों को मिल गई जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उन्होंने अपना धन वापस लेना चाहा। इसी समय गांधी चंपारण पहुंचे और यहीं से जो मेन चैप्टर है वो हमारा शुरू होता है। इंडिगो मीन्स नील, और नील की खेती करने के लिए जो अंग्रेज लोग मजबूर करते थे भारतीय किसानों को, और किस तरीके से वो 15% वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए भी उनसे पैसे लिए गए, कुछ से जबरदस्ती, कुछ से डराकर और कुछ को बहला फुसलाकर। तो और उसी समय गांधी जी वहां पर चंपारण में पहुंच जाते हैं राजकुमार शुक्ला के द्वारा। आगे देखते हैं, उन्होंने तथ्यों को एकत्र करना शुरू किया। पहले वे ब्रिटिश जमींदारों के एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिले। सेक्रेटरी ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी आदमी को कोई सूचना नहीं देंगे। इस पर गांधी ने कहा कि वे बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद गांधी ब्रिटिश अधिकारी तिरहुत संभाग के कमिश्नर से मिलने गए, जिसमें चंपारण जिला आता था। कमिश्नर जिन्हें गांधी ने रिपोर्ट किया, मुझे धमकाया और सलाह दी कि मैं तत्काल तिरहुत से चला जाऊं। मीन्स गांधी जी को यहाँ पर धमकी मिली। गांधी रवाना नहीं हुए, इसके बजाय वे मोतिहारी चंपारण की राजधानी गए। कई वकील उनके साथ गए। रेलवे स्टेशन पर एक भारी भीड़ ने
गांधी का स्वागत किया। वे एक घर गए और उसे मुख्यालय की तरह इस्तेमाल करते हुए अपनी खोजें जारी रखी। एक रिपोर्ट आई कि एक पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी ने जाने व उससे मिलने का निश्चय किया। अगले दिन वे वहां जाने के लिए हाथी की पीठ पर बैठकर रवाना हुए। वे ज्यादा दूर भी नहीं गए होंगे कि सुपरिटेंडेंट का संदेशवाहक उन तक पहुंचा और उन्हें नगर पहुंचने का आदेश दिया कि वह उनकी गाड़ी में वापस आए। गांधी ने उसका पालन किया। संदेशवाहक उन्हें उनके घर ले गया, जहां उन्हें चंपारण तत्काल छोड़ने का एक आधिकारिक नोटिस दिया गया। गांधी ने आदेश पाने की रसीद दी और उस पर लिखा कि वे आदेश की अवज्ञा करेंगे। परिणाम स्वरूप गांधी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का समन दिया गया। रात भर गांधी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से बिहार अपने प्रभावी मित्रों के साथ लाने के लिए तार भेजा। उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट तार से भेजी। मोतिहारी नगर सुबह किसानों के कारण काला पाया गया। वे दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रिकॉर्ड से ना वाकिफ थे। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता है अधिकारियों से कष्ट में है। उनका हजारों में कोर्ट हाउस के चारों ओर आकाश में प्रदर्शन और उन अंग्रेजों के डर से मुक्त होने का प्रारंभ था। अधिकारियों ने गांधी के सहयोग के बिना अपने को असहाय महसूस किया। गांधी ने भीड़ को नियंत्रित करने में उनकी सहायता की। वे विनम्र और मैत्रीपूर्ण थे। वे उन्हें इस बात का ठोस प्रमाण देना चाहते थे कि उनकी ताकत जो अभी तक भयपूर्ण और बिना प्रश्न चिन्ह के थी, उसे भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। सरकार चकराई हुई थी। अभियोजक ने जज से मुकदमे को स्थगित करने की प्रार्थना की। यह स्पष्ट था कि अधिकारीगण अपनी उच्च सत्ता से परामर्श करना चाहते थे। गांधी ने देरी करने के विरुद्ध दलील की। उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने अपराध को स्वीकार किया। वे इसमें शामिल थे। उन्होंने कोर्ट को कहा, एक और कर्तव्यों का संघर्ष था, दूसरी तरफ मानवता व राष्ट्र की सेवा में, जिसके लिए वे आए थे एक कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण बनना। उन्होंने स्थान छोड़ने के आदेश की अवहेलना की। एक कानूनी अधिकारी के प्रति उनके मन में आज्ञा पालन के प्रति आदर भाव नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के उच्च आज्ञा पालन अर्थात हमारी आत्मा की आवाज के लिए उन्होंने देय जुर्माना पूछा। मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि वह अपना फैसला 2 घंटे के विराम के बाद घोषित करेंगे और गांधी को उन 120 मिनट के लिए जमानत पेश करने को कहा। गांधी ने इनकार कर दिया। जज ने उन्हें बिना जमानत के छोड़ दिया। जब कोर्ट फिर से शुरू हुई, जज ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला नहीं देंगे। उसी बीच उन्होंने गांधी को मुक्त रहने की अनुमति दी। राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक और अन्य कई प्रसिद्ध वकील बिहार से आए थे। उन्होंने गांधी से विचार विमर्श किया, वे क्या करेंगे यदि उन्हें जेल में डाल दिया गया। गांधी ने पूछा। सीनियर वकील ने उत्तर दिया, क्योंकि वे उनकी सलाह देने और सहायता करने के लिए आए हैं। यदि वे जेल चले गए तो उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं रहेगा और वे घर चले जाएंगे। बटाईदारों के प्रति हो रहे अन्याय का क्या होगा? गांधी ने पूछा। वकील लोग आपस में सलाह मशवरा करने के लिए एक तरफ चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने उनके विचार विमर्श के परिणाम को रिकॉर्ड किया। उन्होंने सोचा, अपने बीच में गांधी एक पूर्णतः अजनबी है और तब भी वे किसानों की मदद के लिए जेल जाने को तैयार है। दूसरी ओर वे न केवल आसपास के जिलों के निवासी हैं, बल्कि उनका दावा है कि उन्होंने किसानों को सहायता की है। घर चले गए तो यह शर्मनाक रूप से कर्तव्य छोड़कर भाग जाना होगा। तदनुसार वे वापस गांधी के पास आए और उन्होंने कहा कि वे जेल में उनका अनुसरण करने को तैयार हैं। मीन्स अगर गांधी जी जेल गए तो वो भी गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे। चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है, उन्होंने खुश होकर कहा। मीन्स गांधी ने कहा। फिर उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और पूरे समूह की एक एक जोड़ी बनाई और कोर्ट अरेस्ट में कौन कौन किस प्रकार से जाएगा यह भी निश्चित किया। कई दिनों के पश्चात गांधी ने मजिस्ट्रेट से एक लिखित सूचना प्राप्त की, जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया कि प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मामले को समाप्त करने का आदेश दिया है। आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई। गांधी और वकीलों ने अब किसानों की शिकायतों को दूर तक
फैली जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़े। 10,000 किसानों के बयान लिखे गए और अन्य सबूतों के नोट्स तैयार किए गए। दस्तावेज एकत्र किए गए। पूरा क्षेत्र जांच करने वालों की गतिविधि से तथा जमींदारों के प्रबल विरोध से धधक रहा था। जून में गांधी को सर एडवर्ड गेट लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया। जाने से पहले वे प्रमुख सहयोगी से मिले और एक बार फिर विस्तार से सविनय अवज्ञा आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई यदि वे वापस जाना नहीं चाहते थे। गांधी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे साक्षात्कार हुए में 4 बार इंटरव्यू हुए आपस में। परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बटाईदारों की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए एक कमीशन नियुक्त किया। कमीशन में जमींदार, शासकीय अधिकारियों और कृषकों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी को सम्मिलित किया गया। गांधी प्रारंभिक अवधित रूप से 7 महीने तक चंपारण में बने रहे और फिर अन्य कई थोड़ी अवधि में आते रहे। वह आगमन एक अशिक्षित किसान के अनुनय पर था। इस आशा में कि यह कुछ ही दिन चलेगी, उसने गांधी जी के जीवन का एक पूरा साल ले लिया। सरकारी जांच ने बड़े प्लांटर्स के विरुद्ध एक पहाड़ सरीखे सबूत एकत्र किए और जब उन्होंने उसे देखा तो वे सिद्धांततः कृषकों को रकम लौटाने को तैयार हो गए। किंतु हमें कितना देना होगा, उन्होंने गांधी से पूछा। उन्होंने सोचा कि वो पूरा धन जो उन्होंने कानूनी व छल द्वारा बटाईदारों को धमकी देकर लिया है वह पूरा मांगेंगे। उन्होंने केवल 50% मांगा। मीन्स ये जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो सोच रहे थे कि 100% पैसा वापस मांगेंगे, बट यहाँ पर गांधी जी ने 50% ही पैसा मांगा। वे इस बात पर दृढ़ दिखे। रेवेरेंड जेड हॉज, जो चंपारण का एक ब्रिटिश मिशनरी थे, ने लिखा कि शायद यह सोचकर कि इतना नहीं देंगे, प्लांटर्स के प्रतिनिधि थे उन्होंने 25% देना प्रस्तावित किया और उन्होंने आश्चर्य हुआ कि गांधी ने उनके शब्दों को मान लिया। इस तरह एक बड़ी बाधा दूर हो गई। यह समझौता कमीशन द्वारा सर्वसम्मति से हुआ। गांधी ने स्पष्ट किया कि वापसी रकम की मात्रा इस तथ्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि जमींदारों को धन के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा भी देना पड़ा। इसलिए जहां तक कृषकों का संबंध है, प्लांटर्स ने ऐसे व्यवहार किया है जैसे वे कानून से परे हैं। अब कृषकों ने देखा कि उनके पास अधिकार है और रक्षक थे। उन्होंने साहस सीखा है। घटनाओं ने गांधी की स्थिति को न्यायोचित ठहराया। कुछ ही वर्षों में अंग्रेज जमींदार अपनी जायदादें त्याग दी जो कि कृषकों को वापस चली गई। नील की साझेदारी गायब हो गई। गांधी ने कभी भी अपने बड़े राजनीतिक या आर्थिक समाधान से संतुष्ट नहीं किया। उन्होंने चंपारण के गांव में सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन देखा और वे तत्काल उस हेतु कुछ करना चाहते थे। उन्होंने शिक्षकों से अपील की कि महादेवी देसाई और नरहरि परिक, 2 नवयुवकों ने गांधी जी के शिष्यों की तरह उनसे नाता जोड़ लिया और उनकी पत्नियों ने भी स्वयं सेविका के रूप में कार्य करना शुरू किया और कई लोग बंबई, पूना और देश के अन्य दूरस्थ स्थानों से आए। देवदास गांधी के सबसे छोटे पुत्र आश्रम से आए और श्रीमती गांधी भी आई। श्रीमती गांधी मतलब गांधी जी की पत्नी। 6 गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबा ने कई व्यक्तिगत साफ सफाई एवं सामुदायिक स्वच्छता पर आश्रम के नियम सिखाए। स्वास्थ्य की दिशा दयनीय थी। गांधी ने एक डॉक्टर को स्वेच्छा से 6 माह के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए राजी कर लिया। 3 दवाएं उपलब्ध की, अरंडी का तेल, कुनेन और सल्फर लेप। जो कोई भी लेपित जीव दिखाता उसे केस्टर तेल का डोज दिया जाता। कोई भी व्यक्ति जिसे मलेरिया होता उसे कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता। कोई भी व्यक्ति जिसे त्वचा पर फोड़े फुंसी होते थे उसे सल्फर लेप और अरंडी का तेल दिया जाता था। मीन्स गांधी ने यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो 3 मुख्य बीमारियां हैं उन्हें चुनी और उनके लिए 3 दवाएं सभी लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाई। गांधी ने औरतों के कपड़ों की गंदी दशा को देखा। उन्होंने कस्तूरबा बाई को उनसे बात करने को कहा। एक औरत कस्तूरबा बाई को अपनी झोपड़ी में ले गई और कहा, देखो यहाँ कोई बक्सा या अलमारी कपड़ों के लिए नहीं है। मेरे पास एकमात्र एक साड़ी है जो मैं पहनी हूँ। चंपारण में लंबे समय तक रुकने के कारण गांधी अपने आश्रम से दूर से ही निगरानी करते थे। वे नियमित रूप से डाक द्वारा निर्देश भेजते थे और आर्थिक स्थिति पूछते थे। एक बार उन्होंने वहां रहने वालों को लिखा कि
कि यह समय था जब पखाने की पुरानी खाइयों को बंद किया जाए व नई खाइयां खोदी जाए, अन्यथा पुरानी खाइयों से दुर्गंध उठने लगी। चंपारण प्रकरण गांधी के जीवन का मोड़ था। जो मैंने किया, उन्होंने कहा, एक बहुत ही साधारण चीज थी। मतलब गांधी जी का कहना था कि उन्होंने जो भी चंपारण के लिए किया वो सब एक साधारण सा काम था। मैंने घोषित कर दिया कि ब्रिटिश लोग मुझे अपने देश के लिए कुछ करने का या न करने का आदेश नहीं दे सकते। किंतु चंपारण ने एक अवज्ञा का कार्य शुरू नहीं किया। यह कृषकों की बड़ी संख्या के संकट को कम करने के एक प्रयास की उपज थी। यह गांधी का एक विशेष पैटर्न था। उनकी राजनीति लाखों लोगों के प्रति प्रतिदिन की समस्याओं से गूंथ गई थी। उनकी वफादारी सूक्ष्म सिद्धांतों के प्रति नहीं बल्कि जीवित मानव प्राणी के प्रति थी। हर चीज जो गांधी करते थे अधिकांशतः वे एक नए स्वतंत्र भारत को ढालने का प्रयास था, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इस तरह भारत को स्वतंत्र कर सके। पूर्व में चंपारण के कृत्य में चार्ल्स फ्रियर एंड्रू, एक अंग्रेज शांतिवादी जो महात्मा गांधी के प्रति समर्पित अनुगामी बन गए थे, वे फिजी द्वीप के टूर पर कार्य हेतु जा रहे थे। गांधी को विदा करने के लिए जब वो आए, गांधी के वकील साथियों ने सोचा कि यह अच्छा विचार है कि एंड्रू को चंपारण में रुकने को और उनको सहायता देने के लिए कहें। यदि गांधी सहमत हो तो एंड्रू इच्छुक थे, किंतु गांधी ने सख्त विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम सोचते हो कि इस असमान लड़ाई में अगर हम एक अंग्रेज को अपने साथ लेते हैं तो यह हमारे लिए सहायक होगा क्या? यह तुम्हारे दिल की कमजोरी बताता है। हमारा पक्ष न्यायपूर्ण है और तुम्हें इस लड़ाई को जीतने के लिए स्वयं पर निर्भर होना होगा। तुम्हें मिस्टर एंड्रू के सहारे को नहीं लेना चाहिए। क्यों? वे एक अंग्रेज हैं। अब आगे देखते हैं। उन्होंने हमारे मस्तिष्क को सही पढ़ा, राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था। गांधी ने उस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का एक पाठ पढ़ाया। आत्मनिर्भर भारतीय स्वतंत्रता और बटाईदारों की सहायता, सभी एक बंधन में बंध गए। और यहीं पर आकर जो हमारा चैप्टर है इंडिगो, ये कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और आपको इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में बहुत सपोर्ट मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।